हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस साइड। ये मेरा दूसरा पार्ट है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मैं कुछ सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आपके डिडक्शंस आते हैं। तो डिडक्शंस के कुछ सेक्शन यहाँ पे क्या क्या है, जैसे पहला सेक्शन है सेक्शन 80C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80C से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में। तो 80C में आपके बहुत सारे ऐसे लिस्ट बताए गए हैं इन्वेस्टमेंट का कि अगर उन जगह आप अगर अपने इनकम से कुछ पोर्शन निकाल के आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, या फिर कुछ पोर्शन पे ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से लिस्ट है और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपका लिस्ट है। सो फर्स्ट लिस्ट हो जाएगा प्रीमियम। अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो इनकम अर्न किया, उसने एक साल उसने पैसे कमाए और वो अपने पैसे से कुछ पोर्शन क्या करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम में देता है, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है और उस पॉलिसी के ऊपर उसे प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, अगर उसने प्रीमियम पे किया है तो उस केस में उसे डिडक्शन मिल जाती है और वो डिडक्शन वो सेक्शन 80C में क्लेम करता है। ठीक है, और ये क्लेम कब कर सकता है, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसे सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे कि मैंने पॉलिसी लिया हुआ है और ये मेरे पॉलिसी की प्रीमियम की इनवाइस है, वो चीज वहां पे ऐड करनी पड़ती है, तब जाके यहाँ पे उसको डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने प्रीमियम पे किया है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो पॉलिसी ली गई है, या फिर अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी खुद के लिए ले रहा है या अपने स्पाउस के लिए ले रहा है, स्पाउस में यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। अगर मेल रहेगा तो फीमेल यानी उसकी स्पाउस हो जाएगी, अगर फीमेल रहेगा तो उसकी मेल स्पाउस हो जाएगा। इस केस में तो स्पाउस मतलब दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड, चाइल्ड अगर माइनर या मेजर है तो कोई बात नहीं, यानी माइनर भी हो सकता है मेजर भी हो सकता है, दोनों के केस में भी वो प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है और प्रीमियम पे कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो एचओएफ के में आता है, एचओएफ का मतलब हुआ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस केस में अगर कोई भी मेंबर प्रीमियम पेड करता है तो वो मेंबर एलिजिबल हो जाता है डिडक्शंस के लिए 80C में। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप प्रीमियम करवा रहे हो, प्रीमियम आप पेड कर रहे हो, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है खुद के लिए या अपने वाइफ के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, तो उस केस में अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डिडक्शन जो दी जाएगी तो इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती है। अगर आपने जो पॉलिसी लिया है वो 1/4/2003 के पहले लिया हुआ है तो जो भी जितने अमाउंट का आपने पॉलिसी लिया हुआ था उसका 20% मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल सकता है। यहाँ पे कैपिटल सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है कि मिनिमम सम एश्योर्ड। मिनिमम सम एश्योर्ड में आपको ध्यान रखना है कि ये दो चीजें इंक्लूड नहीं करनी होती है। ऐसा यानी अगर कोई बोनस मिला है, ठीक है, या द अमाउंट ऑफ द सम एश्योर्ड, या फिर प्रीमियम एग्री टू बी रिटर्न, अगर आपने कोई प्रीमियम रिटर्न कर दिया है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, या फिर कोई बोनस मिला है किसी सम एश्योर्ड पे तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ये दोनों चीजें आपको निकाल के कैलकुलेट करनी पड़ती है कैपिटल सम एश्योर्ड। जो कैपिटल सम एश्योर्ड आएगा उसका 20% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपने पॉलिसी 1/4/2003 के पहले लिए हुआ है। दूसरा ये है, अगर आपने पॉलिसी 1/4/2012 और 1/4/2013 में लिया है, इन दोनों के बीच लिया है, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। मतलब जितनी आपकी पॉलिसी अमाउंट होगी उस पॉलिसी अमाउंट का 10% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी जो 1/4/2013 के बाद लिया है या 1/4/2013 को ही लिया है तो उस केस में इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर जो पर्सन वो एलिजिबल होता है, यानी अगर वो डिसेबल है या कोई बीमारी हुआ है और उस बीमारी के लिए उसे सेक्शन 80U में और सेक्शन 80DDB में क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, तो उस केस में उसके
एक्चुअल कैपिटल सम का 15% वो क्लेम कर सकता है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो सेक्शन 80U और 80TDB में नहीं आता है तो वो 10% तक क्लेम कर सकता है, 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड तक क्लेम कर सकता है। तो ये कंडीशन है पॉलिसी की। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो इन तीन पॉलिसी में अगर आता है, इन तीनों में से किसी में आता है, तो इस तरीके से वो अपने इनकम में डिडक्शन करवाता है और ये क्लेम करता है सेक्शन 80C के द्वारा। ठीक है। दूसरा ये लिस्ट है कि अगर एम्प्लॉय ने क्या किया है, कोई ऐसा एन्युटी प्लान लिया है, ठीक है, मतलब अपने सेल्फ, स्पाउस और चाइल्ड के ऊपर उसने एन्युटी प्लान करवा के रखा है, ऐसी कोई पॉलिसी लिया हुआ है, उस पर अगर प्रीमियम पेड कर रहा है तो उस केस में यहाँ पे उसे डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C में। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो पेमेंट यहाँ पे किए जाएगी वो याद रखेंगे कैश पेमेंट नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको जब भी पेमेंट की जाएगी चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि अगर एम्प्लॉय ने क्या किया है, अपने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसे डाले हैं, या फिर कोई ऐसी चाइल्ड थी जिसका कोई लीगल गार्जियन है, उस लीगल गार्जियन ने उस चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसे डाले हैं, तो उस केस में वो एम्प्लॉय यानी वो पर्सन वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाता है डिडक्शन क्लेम करने के लिए सेक्शन 80C में। ठीक है। चौथा लिस्ट ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो पैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे डालता है या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड में पैसे डालता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान 1971 में पैसे डालता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड में डालता है, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC, पेंशन फंड जो म्यूचुअल फंड के द्वारा सेटअप किया गया है या फिर कोई स्पेसिफाइड कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया है, या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008 में पैसे वो डिपॉजिट करा रहा है। तो अगर इन सारे में अगर आप पैसे डालोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C में। ठीक है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स 2004 आया है, तो इसमें भी अगर आप पैसे डालेंगे तो आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। पांचवा लिस्ट ये है कि सब्सक्रिप्शन अगर आप करवाते हैं एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू है, जो यहाँ पे ये सेविंग का नाम है, NSC बोला जाता है, इस पे अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं या इसका आप सर्टिफिकेट इशू करवाते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको डिडक्शन 80C मिलेगा। म्यूचुअल फंड में पैसे डालेंगे, ठीक है, स्पेसिफाइड कंपनी के, तो डिडक्शन मिल जाएगा। इस तरीके से ये सारे आपके लिस्ट बताए गए हैं। अगर इन सब में अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे डिडक्शन 80C मिल जाता है। अगर मैंने नाबार्ड के द्वारा कोई बॉन्ड इशू किया गया है, उसको अगर मैंने परचेज किया है या फिर उसके डिबेंचर्स को मैंने लिया है, या नाबार्ड जो बैंक है उसके म्यूचुअल फंड्स को मैंने लिया है, तो उस केस में मुझे डिडक्शन मिल जाएगा 80C पे। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है पोस्ट ऑफिस में, या पोस्ट ऑफिस में मैंने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा के उसमें मैंने 5 साल तक, मिनिमम 5 साल तक मैंने डिपॉजिट करवाया है, तो फिर मुझे उस अमाउंट पे डिडक्शन मिल जाएगा, यानी उस अमाउंट पे मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट। अगर मैंने जो लोन लिया था उस लोन को रिपे करने के लिए मैंने कोई लोन लिया हुआ है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, जैसे कि मैंने हाउसिंग लोन लिया था, घर बनाने के लिए मैंने लोन लिया था, उस लोन को रिपे करने के लिए मैंने कोई एक्सपेंसेस किया है, कोई लोन मैंने वापस लिया है पे करने के लिए, तो उस केस में यहाँ पे मुझे डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे कि जो हाउसिंग लोन है उसमें स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड होगी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर पेमेंट ट्यूशन फीस एनी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो अपने बच्चों के लिए वो ट्यूशन फीस देता है किसी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के अंदर है जो फुल टाइम एजुकेशन देती है, तो मैक्सिमम 2 बच्चों तक वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 80C के अंदर। तो ये सारे ऐसे आपके सेक्शन 80C हैं, इतने सारे लिस्ट। इन जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सेक्शन 80C के द्वारा आपके इनकम पे डिडक्शन मिल जाता है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है और आपको टैक्स कम देना पड़ता है। ठीक है।
तो ये सेक्शन 80C था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। मे भी आपके बीच से ही क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, जैसे कि सपोज आपसे क्वेश्चन एक केस बना के दे देगा कि मैक्सिमम 2 बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन फीस के लिए पेमेंट किया जा रहा है, कोई एम्प्लॉई है, तो बताइए ये इस चीज के लिए वो कौन से सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकता है डिडक्शन। तो आप ये अगर पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि सेक्शन 80C के द्वारा हम मैक्सिमम 2 बच्चों के ट्यूशन फीस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 80C था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 80CCC डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।